आप सभी लोगों को टारगेट कंपटीशन बाई राज सर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपकी एमपीपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करा रहा हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये पॉलिटी का वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। देखिए, पॉलिटी का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना अति आवश्यक है कि इस विषय की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटी या भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से नहीं हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो आप लोग मेरी एक बात और मानिए, वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते भी चलिए। वीडियो बनाने के साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और आपको बार बार पॉलिटी या अन्य विषय को पढ़ने के लिए जितने भी मैं आपको पढ़ाऊँगा अन्य किताबों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद ही किसकी महसूस हुई, स्वतंत्रता संविधान बनने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, ये आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले जो विचार आया था वो एम.एन. राय के मन में आया था। एम.एन. राय एक आंदोलन कारी थे, जगह जगह आंदोलन करते थे। तो शिक्षित व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भारत में भी संविधान बनना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के लगभग 200-250 सालों का शासन करने के कारण या शुरू से ही भारत अन्य विदेशी शासकों से लगातार पीड़ित रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र भारत बनने के बाद जो भारत के शैक्षिक लोग थे उनने भी ये महसूस किया कि भारत में एक संविधान बनना चाहिए ताकि अन्य भविष्य में अन्य कोई देश या अन्य कोई शक्ति आकर भारत को फिर से प्रताड़ित ना कर पाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये सामने लिखा है आपका। ठीक है, आप लोग नोट्स कर लेना। एम.एन. राय 1934 में इन्होंने सबसे पहले संविधान के बारे में विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की पहली बैठक 1946 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, या संविधान बनाने की प्रक्रिया 1946 से स्टार्ट हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, मतलब संविधान पूर्ण रूप से बन गया। ठीक है, सब लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी है। चलिए, अब मैं कंपनी का शासन यानी कि मैं आपको एक्टों के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए, कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक चला। इसके बाद फिर दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था जो 1947 तक चला कंपनी का। तो पहले चरण में क्या था कि कंपनी ने काफ़ी सारे एक्ट पारित किए। इन एक्ट पारित करने का सबसे बड़ा कारण यह था, मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। पहला कारण तो यही था कि जो लोग इंग्लैंड से मतलब इंग्लैंड की जो कंपनी भारत आई थी तो वो अपना लेखा जोखा पूर्ण रूप से इंग्लैंड के लोगों को नहीं देते थे, या जो अधिकारी कंपनी के अधीन रहते थे वो अपनी जानकारी मतलब जो इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं जिनका कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था तो वो लोगों को जानकारी नहीं देते थे। ठीक है, जो लोग भारत में कंपनी में काम करते थे वो लोग अंधाधुंध कमाई करते थे और वो अपनी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देते थे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा या वहाँ की सरकार ने सोचा कि भारत में जो कंपनी चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके लिए कुछ नियम या कानून बनाए जाएं जिससे जितने भी अधिकारी वर्ग भारत में रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो अपनी पूर्ण रूप से जानकारी इंग्लैंड सरकार को दे सके। ठीक है, तो इसी में ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो पहला एक्ट पारित किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब चूंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने समझा दिया है, आप अपने शब्दों में कर सकते हो। देखिए, आप एक अपने आप में सिविल सर्वेंट है। अगर आप बोलो कि ज्यों के त्यों सर बोल रहे हैं, अगर मैं इस तरीके से नोट करूँगा तो आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लिखने और बोलने में दो अलग अलग अंतर रहते हैं। ठीक है,
इसलिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बड़ी तैयारियाँ घर पे ही रहकर करें, क्योंकि आपको विशिष्ट शब्द और लेखन कौशल आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हाँ आप किताब का सहारा ले सकते हो। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ के द्वारा ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और तो इसमें आप लिखा है तो इसके माध्यम से भी आप अच्छे शब्दों को छांट कर लिख सकती हैं। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व रहा। संवैधानिक महत्व का मतलब ये था कि इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में रहती थी उसका एक सशक्त नियंत्रण हो गया कंपनी के ऊपर। ठीक है, पहला तो नियंत्रण यही था, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। पहला नियंत्रण ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार को पूरी जानकारी मांगनी थी कंपनी से, और कंपनी को देना पड़ता था, क्योंकि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और इसमें आपका ये दूसरे पॉइंट में ही लिखा है। ठीक है, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब ये वाला एक्ट चालू हो गया तो इस एक्ट ने कंपनी को दोनों अधिकार दे दिए। प्रशासनिक तो चलती थी कंपनी के पहले से ही, और साथ में राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। देखो इसको समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक उदाहरण देना चाहूँगा कि क्या रहता है, दुकानदार का काम रहता है कि चीज़ों को बेचना। ठीक है, सपोज डैट कोई लड़का अगर दुकानदार पे जाता है, तो सपोज डैट कोई भी चीज़ खरीदता है, जैसे पार्ले जी का बिस्कुट खरीद लिया, तो दुकानदार का काम मात्र यह रहता है कि आप 5 रुपये दीजिए और वो पार्ले जी का आपको बिस्कुट का पैकेट दे देगा। लेकिन राजनीतिक चरण में क्या होता है, अगर आप दुकानदार को 5 रुपये देंगे तो दुकानदार बिस्कुट का पैकेट तो दे देगा, लेकिन साथ में आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह पूछने लगता है। तो इसको राजनीतिक स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को दो चीज़ों से ध्यान रखना कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा ही कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताइए, तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। है ना, आपको लिखना पड़ेगा कि ये रेगुलेटिंग अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया ये पहला एक्ट था, और इस एक्ट के तहत कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इसके साथ कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और नियमित स्थापित हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे आप लोग अपनी तरीके से क्वेश्चनों को लिखना सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं एक आध दो क्वेश्चन पढ़ाते समय ही कराते चलूँ। ठीक है, अभी अपन लोगों की क्या शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आगे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा करेंगे व्हाट्सअप नंबर वगैरह पे, तो आप लोग लेखन कौशल भी कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, अब इस अधिनियम की विशेषता, यानी कंपनी का जो अधिनियम था 1773, तो इसमें इस अधिनियम की विशेषता क्या थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया। देखिए पहले बंगाल का गवर्नर चलता था, लेकिन इस एक्ट ने क्या विशेष अधिनियम निकाल कर दिया कि बंगाल का गवर्नर के साथ जनरल पद और जोड़ दिया गया। पहले जनरल पद नहीं चलता था, केवल बंगाल का गवर्नर चलता था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मतलब बंगाल का गवर्नर तो पहले चलता था, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया 1773, तो इस एक्ट ने ये बताया कि आपको बंगाल का गवर्नर के साथ जनरल पद और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बताया गया, देखिए। ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग। छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप याद रख सकते हो लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग्स। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड इसमें ये बताया है, सेकंड पॉइंट, इसके द्वारा मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मतलब ये पहले स्वतंत्र चलते थे, लेकिन जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ, तो ये मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे वो भी इनके अधीन हो गए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ बंगाल का गवर्नर जनरल माना गया,
उसके अंडर में ये दोनों गवर्नर माने गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि लगातार अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लगभग सारे क्षेत्रों पे अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरीके से नोट्स कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है। अगर देखिए आपको समझाने से संबंधित अगर कोई भी शिकायत आए तो आप मुझसे व्हाट्सअप या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा एक्चुअली क्या है जी, ऑनलाइन का जो सिस्टम मैंने बनाया है ये अभी कुछ पहली बार बनाया है और अभी तक मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, तो थोड़ी सी समस्या मुझे भी आएगी पढ़ाने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उम्मीद है मैं आप लोगों के लिए एक मतलब पूर्ण रूप से सहायता करता बन जाऊंगा, ठीक है। देखिए अगला इसमें आप नोट कर लेना कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं उनके नाम भी बोल देता हूँ। हाइड जो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर्स, लेमेंटर ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। जी देखिए इसके तहत कंपनी के निजी व्यापार करने पर भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। यानी कि कंपनी पहले क्या करती थी कि भारतीय लोगों से उपहार भी ले लेती थी और किसी किसी के साथ निजी व्यापार करती थी। मतलब मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया, आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि कंपनी भारत में आई हुई थी तो उसका मुख्य कारण क्या था कि वो जो कंपनी के अधिकारी थे वो मन रूपी ढंग से व्यापार करते थे और जितना कमाते थे उससे कम जानकारी ब्रिटिश लोगों को देते थे। तो इसीलिए कंपनी ने ब्रिटिश लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स एक संस्था बनाई, ठीक है। और इसमें क्या था, ये एक संस्था टाइप की ब्रिटिश सरकार ने बनाई और इसका मुख्य कारण ये था कि अब ब्रिटिश सरकार को पूर्ण रूप से जानकारी देना था भारतीय लोगों को, ठीक है, किसकी, नागरिक और सैन्य मामलों की, नागरिक और सैन्य मामलों को ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना आवश्यक हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की सहायता चाहता हूँ। ऑनलाइन क्या है कि मैंने अभी तक इतना जाना इसके ऊपर फोर्स नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, आप कई लोगों से एक साथ जुड़ सकते हो। तो थोड़ी सी मुझे समस्या आ रही है क्योंकि मैंने अभी जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सारी ऑफलाइन ली है। आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे और कहीं कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे एक तरीके का रिकैप भी देते चलेंगे, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक्ट किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के ऊपर चलाया गया। इसका मुख्य कारण यही था कि कंपनी को पूर्ण रूप से जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी थी, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं मैंने आप लोगों को बता दी। 1774 में कलकत्ता में एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। इस एक्ट को 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और इसमें, ठीक है, इससे, ठीक है। और ये वाला एक्ट जाना पूछा नहीं जाता है, आप चाहो लेकिन फिर भी आप देख लो, कभी भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा पढ़ना ज़रूरी रहता है। इससे पहले 1784 से पहले एक एक्ट और आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। 1700 वो उसके बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई, ये लिखा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं जी। तो इसने कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। देखिए इसका मतलब ये है कि राजनीति और वाणिज्य कार्य, अब जो पहले जो राजनीति वाणिज्यिक कार्य एक साथ चलते थे वो अब पृथक हो गए, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें राजनीतिक मामलों के एक नए कोर्ट की स्थापना की गई जिसको नियंत्रण बोर्ड बोला गया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। ठीक है। और इससे पहले गवर्निंग बॉडी के बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, गवर्निंग बॉडी। ठीक है, वाणिज्यिक मामलों के लिए। अब राजनीतिक मामलों के लिए भी एक बोर्ड बना दिया गया जिसको नियंत्रण बोर्ड कहा गया है। ठीक है, तो एक तो वाणिज्यिक मामलों के लिए मैंने आपको ऊपर बोर्ड बताया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और एक 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक जो नियंत्रण बोर्ड बना है। तो इन दोनों बोर्डों के द्वारा देश में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो गई या प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, अंग्रेज सरकार के द्वारा। चलिए, देखिए इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसने जो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल का पद चल रहा था, देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल का पद चल रहा था, इस पद का नाम बदल दिया गया और इसकी जगह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने लगातार परिवर्तन किया अपने ही नियमों में। जो नियम अंग्रेज़ों ने बनाए हैं तो उनने देखा कि उन नियमों के द्वारा उन्हें कहीं समस्या हो रही है या इस नियम को थोड़ा बड़ा करने से उन्हें फ़ायदा मिले, तो उन्होंने उस काम को तत्काल किया। इसी में ध्यान में रखते हुए अभी आपने 1784 तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सुनते आ रहा है आप लोग, उस पद का नाम बदलकर अब जो नया पद रखा गया उसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब चूँकि भारत के नाम से ये गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ तो इसका अधिकार संपूर्ण भारत पे ही होगा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पहले से ही कानून चलते आ रहे थे पुराने कानून, तो उनको भारत सरकार ने हटाया, ब्रिटिश सरकार ने हटाए नहीं, उनको नया नाम यानी कि नियामक कानून कहा गया। और जो नए कानून अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये कानून लागू करने चाहिए, इन कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ये सारी शक्तियों का अधिकार था भारत के गवर्नर जनरल के पास। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और आता है, इस एक्ट के तहत 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। देखिए, सबसे पहले प्रयास किया गया 1833। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा भी गया है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा का आयोजन कब शुरू किया गया था? तो 1833 में शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया था। ठीक, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का विरोध हुआ और इस विरोध के कारण ये प्रतियोगिता भारत में लागू नहीं हो पाई। देखिए, मैं सिविल सेवकों की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी सिविल सेवक हैं। अभी आप लोग MPPSC का ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी में ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था। देखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये विकास की दृष्टि से ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें लगातार विकास होते गए, यानी कि विधान परिषद की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। ठीक है, और गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, और नीचे चलते हैं थोड़े से, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है,
और इसमें सिविल सेवकों के लिए फिर से खुली परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन सबसे पहले प्रयास 1833 में किया गया था। ठीक है, तो सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा का ये आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे मैकाले, और इसको मैकाले समिति ही कहा गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैकाले समिति 1854 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष मैकाले जी थे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपके सारे अधिनियम ख़त्म हो गए, और ताज का शासन अधिनियम है, ये मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ताज के शासन जितने भी अधिनियम हैं मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कीजिए मेरे। धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की तैयारी रहेगी वो एक संपूर्ण स्तर की तैयारी रहेगी और आप लोगों को बेहतर फील होगा। शुरुआती चरण में मुझे भी थोड़ी दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं अब छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक फ्लो ना टूटे, इसी कारण मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग शेयर और लाइक करके मेरा थोड़ा बढ़ावा देंगे, जिससे मैं आने वाले समय में आप लोगों की पूर्ण सहायता कर सकूँ। धन्यवाद।